हेलो स्टूडेंट। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम पंचायतों का गठन करते हैं। ठीक है, तो इसमें छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में धारा 14 जो है, धारा 14 तक मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मतदाता अपना मत दे सकता है। तो धारा 14 एक बार मैं आपको और बता दूं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत धारा 14 में मतदाता कौन होगा। तो मतदाता कौन होगा? जिसका नाम जो मत सूची है, उस मत सूची में, उस ग्रामीण एरिया में मतदाता सूची में जिसका नाम होगा वो मतदाता होगा और वही पंचायती चुनाव में मतदान कर सकता है। ठीक। धारा 15 कहता है कि एक साथ सदस्यता का प्रतिशत, एक साथ सदस्यता का प्रतिशत, सदस्यता प्रतिशत का मतलब है कि एक से अधिक वार्ड के लिए कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। अभी आगे जाके हम बात करेंगे कि एक सरपंच जो है किन किन जगहों के लिए मत लड़ सकता है, लेकिन वो एक साथ एक ही दो अलग अलग वार्डों के लिए मत नहीं लड़ सकता है। मतलब दो अलग अलग एक ही वार्ड के लिए लड़ेगा। जैसे सरपंच है या पंच है, तो पंच जो होगा वो एक ही वार्ड के लिए लड़ेगा। ठीक है, दो अलग अलग वार्डों पे वो ज्वाइन नहीं कर सकता है। इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनका निर्वाचन। तो याद रखेंगे सदस्यता प्रतिशत है ना, निर्वाचन, ये है हमारा निर्वाचन। धारा 16 छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम धारा 17 है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम धारा 16 में कुछ नहीं है, याद रखेंगे। धारा 16 जो है वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम धारा 17। तो धारा 17 में क्या चीज है? तो इसमें है निर्वाचन। किसका निर्वाचन? पंच या सरपंच के लिए निर्वाचन, पंच या सरपंच के लिए निर्वाचन। ठीक, तो सबसे पहले कोई व्यक्ति पंच या सरपंच कौन कौन की स्थिति में हो सकता है, या सरपंच कौन सी स्थिति में हो सकता है। ठीक है, सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन है। सरपंच और उप सरपंच, पंच का नहीं, सरपंच और उप सरपंच के लिए निर्वाचन। ठीक है, तो सरपंच और उप सरपंच के लिए निर्वाचन में क्या होना चाहिए कि व्यक्ति जो है पंच बनने के लायक हो। यदि व्यक्ति पंच बनने के लायक नहीं है तो फिर वो सरपंच बनने के लायक नहीं है। और पंच बनने के लिए क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहला ये होना चाहिए कि व्यक्ति का उस गांव की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तभी वो पंच बन पाएगा। दूसरा चीज 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, तभी वो पंच बन पाएगा। तीसरा चीज नागरिकता उसके पास होनी चाहिए, वहाँ की भारतीय हो, जो होना चाहिए आमतौर पे उस गांव का नागरिक हो, और भारतीय भी हो। भारतीय होगा तो गांव का नागरिक होगा। ठीक है, गांव का नागरिक नहीं है और भारतीय है तो पंच नहीं बन सकता, उस गांव का नागरिक होना जरूरी है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पागल दिवालिया ना हो। यदि कोई व्यक्ति पागल है, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को हम पंच नहीं बना सकते। तो पंच बनने की इतनी योग्यता जो है यदि किसी व्यक्ति में है तो वह व्यक्ति उप सरपंच या सरपंच के लिए खड़ा हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, जो व्यक्ति सरपंच या पंच के लिए खड़ा हो सकता है वो व्यक्ति कहीं और किसी जगह का सदस्य नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो विधानसभा का सदस्य है तो वो सरपंच के लिए खड़े नहीं होगा। सरपंच के लिए यदि खड़े होना है तो उसको विधानसभा सदस्य से त्यागपत्र देना होगा। आमतौर पे वैसा कोई करेगा नहीं, कौन इतना बेवकूफ़ होगा, है ना, जो एमएलए का पोस्ट छोड़ के सरपंच के लिए जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है कि भाई किसी व्यक्ति को गांव से बहुत ज़्यादा प्यार है और वो व्यक्ति चाह रहे कि नहीं मैं सरपंच ही बनूँ, तो एमएलए है तो उसको वहाँ रिजाइन करना होगा, फिर यहाँ सरपंच बनना होगा। इसी तरीके से किसी अन्य पद में है, लोकसभा सदस्य है या कोई और राज्यसभा सदस्य है या किसी अन्य पद में है, कहीं का सभापति है या कहीं का उपसभापति है, किसी जो संवैधानिक पद की जब बात हो रही है तो वहाँ पे जैसे जनपद का है, जनपद का कोई सभापति है या उपसभापति, तो वहाँ उस जगह से उसको क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना होगा। और त्यागपत्र देने के बाद में फिर वो सरपंच या पंच का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, जो जनजातीय क्षेत्र होता है, जनजातीय क्षेत्र में आमतौर पे जो पंच या सरपंच होते हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को ही वहाँ पर बनाया जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र की जो बहुलता होती है उसके हिसाब से ही वहाँ के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। ठीक, महिलाओं की बात करें तो आधा ही स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है छत्तीसगढ़ में इस तरीके से। अब यहाँ पर
जो निर्वाचन है, जैसे सरपंच का निर्वाचन है, तो सरपंच का निर्वाचन तो डायरेक्टली होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन के तौर पे होता है। यदि हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो मेरे पास जो डाटा अभी है, छत्तीसगढ़ में सरपंच के निर्वाचन के लिए जो सरपंच का निर्वाचन होता है वो छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष तौर पे किया जाता है। लगभग 11,651 सरपंच छत्तीसगढ़ में हैं। 11,651 सरपंचों का नाम अभी के डेट में छत्तीसगढ़ में आता है। यदि हम पंच की बात करें तो पंच का भी निर्वाचन जो होगा प्रत्यक्ष तौर पे होगा, और छत्तीसगढ़ में पंचों के लिए 16,725 स्थान है, मतलब इतने पंचों की बात की गई है। ठीक है, न्यूनतम पंच कितने हो सकते हैं? तो न्यूनतम पंच हो सकते हैं 10, ये न्यूनतम होगा 10 और अधिकतम होगा 20। देखिए मैंने कल आप लोग को बताया था कि वार्ड कैसे कैसे निर्धारित होते हैं, तो न्यूनतम 10 वार्ड और अधिकतम 20 वार्ड, तो हर वार्ड में एक पंच, तो न्यूनतम कितने पंच हो सकते हैं? 10 और अधिकतम कितने पंच हो सकते हैं? 20। तो इस तरीके से पंचों की संख्या सीमित जरूर है, लेकिन सभी जगह के लिए एक जैसा निर्धारित नहीं है। सरपंच तो एक ही होगा, यदि पूछा जाए कि कितने सरपंच होंगे तो सरपंच एक ही रहेगा और उप सरपंच भी एक ही रहेगा। यदि सरपंच नहीं है तो उसका कार्य कौन करेगा? उप सरपंच करेगा। ठीक है, तो उप सरपंच इसीलिए रखा जाता है। जैसे भारतीय संविधान में उप का कोई पद नहीं है, जैसे मुख्यमंत्री का पद है लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है, उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, उसके लिए कोई प्रत्यक्ष तौर से निर्वाचन करवाने की जरूरत नहीं है। जो पंच होते हैं उन्हीं पंचों में से किसी एक को उप सरपंच बना दिया जाता है। वहां जब बैठक होगी तो उसमें से उप सरपंच किसी को बना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री है लेकिन उप प्रधानमंत्री के लिए कोई पद नहीं है, तो उप प्रधानमंत्री का जो पद होता है संवैधानिक पद नहीं माना गया, तो ये जो उप वाला जो पद होता है वो संवैधानिक पद नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। ठीक, यदि किसी ग्रामीण एरिया में कोई सरपंच मान लो जनरल कैटेगरी का बनता है, ठीक है, किसी भी ग्रामीण एरिया में कोई सरपंच मान लो जनरल कैटेगरी का बनता है और वहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग नहीं है, तो उस स्थिति में उप सरपंच को ऐसी जातियों से निर्वाचित किया जाएगा। ऐसा है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 ये कहता है कि मान लो कोई सरपंच बना, ठीक है, और सरपंच बनने के बाद वहाँ पे उन जातियों की थोड़ा सा प्रतिनिधित्व कम दिख रहा है, जनजाति हो गए, अनुसूचित जाति, या मतलब मान लीजिए कि यदि कोई सरपंच है तो जनरल कैटेगरी का मान लो कोई बन गया है, तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को उप सरपंच बनाया जाए, ऐसा बात होता है। ठीक, अब बात करते हैं मतपत्र का रंग, किस तरीके से मतपत्र का रंग होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतपत्र कैसा होता है। पंच के लिए जो मतपत्र होता है वो होता है सफेद, पंच के लिए जो मतपत्र का रंग होता है वो होता है सफेद, और सरपंच के लिए जो मतपत्र का रंग होता है वो होता है नीला। तो इसको याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंच के लिए मतपत्र का रंग कैसा होता है? तो पंच के लिए मतपत्र का रंग होता है सफेद और सरपंच के लिए मतपत्र का रंग होगा नीला। उप सरपंच के लिए किसी भी तरीके का, क्योंकि उप सरपंच के लिए कोई निर्वाचन की पद्धति ही नहीं है, तो उप सरपंच के लिए किसी भी तरीके का रंग नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है चुनाव की, तो चुनाव करवाएगा कौन? चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब ये तो हो गई चुनाव की बात कि किस तरीके से सरपंच चुना जाएगा, किस तरीके से उप सरपंच चुना जाएगा, किस तरीके से पंच चुना जाएगा, इनका रंग कैसा होगा। पंच के लिए सफेद रंग है, प्रत्यक्ष तौर पे पंच होगा, प्रत्यक्ष तौर पे सरपंच होगा, और उप सरपंच जो होगा वो अप्रत्यक्ष तौर पे होगा, उन्हीं में से किसी को उप सरपंच बना दिया जाएगा। कुल सरपंच 11,657, कुल पंच 16,725, इस तरीके से ये। ठीक है, अब चुनाव जो होगा वो चुनाव किस तरीके से करवाया जाएगा। तो पंचायत का जब चुनाव होता है तो चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, ये अनुच्छेद इसका आता है 243 के, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आर्टिकल 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है और राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता से ही चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी। अब जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा, ये राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या क्या होगा? चुनाव की समय सारणी निर्धारित करना, चुनाव की समय सारणी निर्धारित करना कि कब चुनाव होगा, किस समय चुनाव होगा, कौन से समय में चुनाव की डेट जो है वो डिक्लेयर की जाएगी, कब उसका रिजल्ट डिक्लेयर की जाएगा, किस तरीके से चुनाव करवाना, मतलब चुनाव से संबंधित जितनी प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति जो होगी वो राज्यपाल द्वारा होगी, ये भी याद रखेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग, देखिए जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग किसके अंदर में काम करेगा? हालांकि वो तो सरकार के अंदर में काम करता है, लेकिन कुल मिला के अध्यक्ष जो होता है वो राज्यपाल द्वारा बनाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष जो होगा वो राज्यपाल बनाएगा। तो यहाँ पर चुनाव की समय सारणी, चुनाव की नामावली, नाम लिस्टिंग, ये सारा जो रिजल्ट निकालने का काम भी होगा वो सब कुछ जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग मतलब उसके जो पदाधिकारी होंगे वो करेंगे। एक चीज यहाँ आपको याद रखना है, जो अधिसूचना जारी होगी वो अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी होगी। तो यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिसूचना, अधिसूचना है मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अधिसूचना जारी करने का काम जो होता है वो राज्यपाल का होता है। राज्यपाल ने अधिसूचना जारी कर दिया, बाकी सारा काम राज्य निर्वाचन आयोग का है। राज्य निर्वाचन आयोग का काम चुनाव जी समय सारणी निर्धारित करना है, उसकी कार्य अवधि निर्धारित करना है, जो नामावली है, नाम लिस्टिंग होती है वो निर्धारित करना है, आचार संहिता के बारे में भी देखने का काम होता है, चुनाव चिन्ह आवंटन करने का काम भी होता है। ठीक है, चुनाव चिन्ह आवंटन, चुनाव चिन्ह कौन, जैसे चुनाव का चिन्ह है कौन से, किसके लिए कौन सा चुनाव चिन्ह होना चाहिए, या कौन सा मत पत्र, जैसे मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले कि कौन सा मत पत्र बनेगा। तो ये सारा काम जो होता है ये किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है। लेकिन अधिसूचना जारी करने का काम जो होता है वो अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है ना, जो चुनाव अधिकारी जो होता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उसको नियुक्त करता है राज्य चुनाव आयोग। तो राज्य चुनाव आयोग, देखिए जो हमारा चुनाव निर्वाचन आयोग है, अब किस जगह के लिए चुनाव होना है तो वहाँ के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। तो रिटर्निंग ऑफिसर मतलब उसकी पूरी देखरेख में वहाँ का कार्यक्रम होगा। तो रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर कौन बनाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग बनाएगा। तो ये रिटर्निंग अधिकारी जो होगा, रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होगी, या फिर किसके द्वारा होगी कि राज्य निर्वाचन आयोग के नीचे में जिला निर्वाचन आयोग काम करता है, उसके नीचे में होता है जिला निर्वाचन आयोग, ये कलेक्टर के अंदर होता है। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग यदि नहीं करेगा तो कौन करेगा? जिला निर्वाचन। तो राज्य निर्वाचन आयोग के नीचे है ये और इसके नीचे में है ये, ऐसा ये सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है। सीधा सीधा राज्य निर्वाचन आयोग का जो ये अध्यक्ष है वो आके नियुक्त नहीं करेगा, वो अपने नीचे किसी कैंडिडेट को पावर देगा, उसके नीचे कैंडिडेट, उसके नीचे, ये पूरा सिस्टम जो होता है वो इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप याद रखेंगे। भूमिका, अब ये रिटर्निंग अधिकारी कौन हो सकता है? रिटर्निंग जो अधिकारी की बात होती है तो वो रिटर्निंग अधिकारी कौन होगा? तो रिटर्निंग अधिकारी कौन होगा भाई? तो इसके लिए नायब तहसीलदार से नीचे कोई नहीं होगा। जो भी रिटर्निंग अधिकारी होगा, रिटर्निंग अधिकारी जो होगा नायब तहसीलदार की श्रेणी का होगा, जो भी होगा, उसके ऊपर का भी हो सकता है, लेकिन नायब तहसीलदार के नीचे की श्रेणी का जो है वो रिटर्निंग अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, ये ग्राम पंचायत के बारे में बात होगी। जब हम जिला पंचायत के बारे में बात करेंगे, जनपद के बारे में बात करेंगे, तो वहां भी कुछ वैसी स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है, जो जिला पंचायत का चुनाव होगा तो जिला पंचायत के चुनाव के लिए जो रिटर्निंग अधिकारी होगा जिला निर्वाचन अधिकारी होगा, फिर उसके नीचे वाला नहीं होगा। ठीक है, जो रिटर्निंग अधिकारी होगा तो उसको थोड़ा सा याद रखेंगे।
फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया, फॉर्म जमा किया जाता है रिटर्निंग अधिकारी को। ये जो रिटर्निंग जो जिसको सरपंच बनना होगा वो सरपंच बनेगा तो क्या करेगा, अपने बारे में कुछ डिक्लेरेशन देगा, कुछ शपथ पत्र देगा, कुछ अपनी घोषणाएं करेगा। ये सारी घोषणाएं वो किसको करेगा, रिटर्निंग अधिकारी को करेगा। ठीक है, तो रिटर्निंग अधिकारी का जो काम है वो पूरी तरीके से देख रेख करके रखने का है कि फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है सही ढंग से, है ना। हो सकता है कि फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाए किसी भी तरीके से, या उसने की कोई झूठी जानकारी दी है, तो ये सब काम किसका है, रिटर्निंग अधिकारी का है। ठीक, चुनाव होने के बाद में जब सरपंच पंच बन जाए तो एक उप सरपंच बनाया जाएगा, तो सरपंच, उप सरपंच और पंच ये पूरे बन गए। अब मान लो ये हो सकता है कि अचानक से विधानसभा का चुनाव हो जाए और सरपंच विधानसभा चुनाव में चले जाए और वहां भी जीत जाए, मतलब सरपंच एमएलए बन गया। तो सरपंच एमएलए बन जाएगा तो उस स्थिति में सरपंच का पद जो होगा वो रिक्त माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य जगह की सदस्यता ले लेता है, यदि एमएलए को सरपंच बनना हो तो वहां से त्यागपत्र, दो जगह का वो सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है, यदि एमएलए को सरपंच, जैसे मान लीजिए कि मोदी जी को लगता है कि मैं सरपंच बन जाऊं तो उनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और सरपंच के लिए आना पड़ेगा। यदि कोई सरपंच अचानक से प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अब अचानक से बनेगा नहीं क्योंकि लोकसभा चुनाव जीतेगा तो बनेगा, और यदि कोई चुनाव जीतता है तो उस स्थिति में उसको क्या करना पड़ेगा, अपने पद से रिक्ति देनी पड़ेगी, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है। अगला, जब कोई सरपंच बन जाए, जैसे मान लो एक सरपंच का कार्यक्रम कंप्लीट हो गया, अब एक नया सरपंच आ गया, 5 साल इसने अपने बिता लिए, 5 साल बाद एक नया सरपंच आ गया। अब 5 साल बाद ये नया सरपंच आ गया तो ये अपना सारा कार्यभार इसको सौंपेगा, जो नया सरपंच बनेगा। नया सरपंच शपथ ले लिया तो जो नया बनेगा उसको पुराना वाला क्या करेगा, अपना पूरा कार्यभार सौंप के देगा। और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो, ठीक है, इस स्थिति में जो वहां पे अधिकारी होगा वो अधिकारी पुराने सरपंच को आदेश करेगा और अन्यथा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। मतलब ये है कि पुराना सरपंच जो है, जैसे अमेरिका जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, ठीक है, उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो पुराने राष्ट्रपति थे, नए राष्ट्रपति बने तो उनके बीच में बहुत विवाद हुआ। तो वैसे ही मान लो कोई स्थिति आ जाए कि पहले के सरपंच और नए सरपंच के बीच में, पहला सरपंच बोल रहा है कि नहीं मैं ही रहूंगा सरपंच, नया सरपंच बोल रहा है कि नहीं मैं जीत गया हूं तो मैं बनूंगा सरपंच, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, नए सरपंच को माना जाएगा जो चुनाव जीता, क्योंकि लोगों का उसमें विश्वास है, लोगों का उसमें भरोसा है। ऐसा माना जाएगा कि लोगों ने पुराने सरपंच पे भरोसा नहीं दिखाया, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो जनता के लिए और जनता के द्वारा, ऊपरी हिस्से में भी और निचले हिस्से में भी। ठीक है, तो जनता ने क्योंकि चुन लिया है तो इसलिए नया सरपंच जो होगा वही कार्य करेगा। पुराना सरपंच यदि कार्य नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये है, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक, यहाँ तक की क्लास है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन किस तरीके से होता है, निर्वाचन जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो किस तरीके से काम करेगा, पर्चों का निर्वाचन किस तरीके से होगा, ये सारा डिटेल मैंने आपको बताया है। अब आप इसको पढ़िए, कॉन्सेप्ट बनाइए, जहाँ पे दिक्कत होगा फिर बताइए। ठीक।